हेलो टू ऑल। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। कल हम लोगों ने जो लेक्चर किया था वहाँ से हमने हिस्ट्री की स्टार्टिंग करी थी। हमने स्टोन एज के बारे में और डेवलपमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के बारे में देखा था कल हिस्ट्री के लेक्चर में। उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बट ये जो लेक्चर है ये करंट अफेयर्स का है। 28 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स इस लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और आप लोग एक चीज़ यहाँ पे नोट करिएगा कि जो जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है, उन्हीं को मैंने इंक्लूड किया है। तो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ना वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा है कि ये जो लेक्चर है या जो भी मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि मैं आपको न्यूज़ पढ़ के बता दूँगा कि आज की करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट ये है ये है। उसके अंडर उसका एक एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, मतलब जैसे कोई भी करंट अफेयर है, ठीक है, सपोज करिए पॉलिटी का कोई करंट अफेयर है, तो पॉलिटी जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है, वो मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो है वो मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले उससे। SIR बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। SIR क्या होता है? SIR होता है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, ठीक है। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जा रहा है, ठीक है। ये सेकंड फेज है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, ठीक है। और अभी थोड़े टाइम पहले ये बिहार में करवाया गया था। तो ECI ने अनाउंस किया है फेज़ 2 स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का। किसका? इलेक्टोरल रोल्स का, ठीक है। जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं या फिर जिन्हें हम वोटर्स लिस्ट कहते हैं, उसका SIR करवा रहा है इलेक्शन कमीशन, और उसका सेकंड फेज करवाया जा रहा है। वोटर्स लिस्ट या इलेक्टोरल रोल आपको पता ही है क्या होता है। जो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स होते हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट होती है। जो जो सिटीज़न है इंडिया के, और जो अबव 18 ईयर्स ऑफ एज होते हैं उनकी नामों की लिस्ट होती है, उसे हम इलेक्टोरल रोल या वोटर्स लिस्ट बोलते हैं। वही लोग जब इलेक्शंस होते हैं तो अपने अपने पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट्स दे सकते हैं, ठीक है। तो उसी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रिवाइज करा रहा है और उसके लिए SIR कर रहा है। अभी हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो इंडिया में आ गए हैं, ठीक है, रह रहे हैं। तो उनको हटाना ज़रूरी है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान का मतलब वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है तो उसने वो जगह छोड़ दी है, किसी की डेथ वगैरह हो गई है। तो वो सब क्या होता है कि नामों को एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है, ताकि फ्री और फेयर इलेक्शंस हो सकें, जो कि हमारा जो एक कहते हैं ना डेमोक्रेसी का, इंडियन डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फ्री और फेयर इलेक्शंस। तो इसके लिए SIR हो रहा है, वो ठीक है, मतलब होना ज़रूरी भी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SIR करवा सकता है, उसके पास एक्सक्लूसिव पावर्स है, और ये पावर उससे कॉन्स्टिट्यूशन देता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 324, ठीक है। प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो हमारे ज्ञानेश कुमार हैं, ठीक है। जो इलेक्शन कमिश्नर हैं प्रेजेंट, ठीक है, वो हैं ज्ञानेश कुमार। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंडर आर्टिकल 324 सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ इंडिया में जो भी होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आता है, ठीक है। आर्टिकल 326 क्या बोलता है? आर्टिकल 326 डील्स विद यूनिवर्सल अडल्ट सफराज। यूनिवर्सल एडल्ट सफराज का मतलब होता है कि इंडिया में जो भी इंसान 18 ईयर्स ऑफ एज या उसके अबव है वो एलिजिबल है वोट देने के लिए, ठीक है। तो जो भी 18 साल से ऊपर का इंसान है इंडिया में, वो वोट डाल सकता है, ये आर्टिकल 326 बोलता है। शर्त बस इतनी है कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, बस, ठीक है। सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर मतलब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत। अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट क्या है ये अब हम भी देखते हैं। आर्टिकल 327 क्या बोलता है? आर्टिकल 327 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो लॉज बना सकता है इलेक्टोरल प्रोसेस पे, ठीक है।
अब एक चीज़ आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है आर्टिकल 327, ठीक है। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे रहा है पार्लियामेंट को कि वो लॉ बना सकता है इलेक्टोरल प्रोसेस पे। उसी पावर को यूज़ करके पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बनाया 1950 में। एक्चुअली ये दो एक्ट्स आए थे। एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 आया था, और एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 आया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 डील करता है इलेक्टोरल रोल से, वोटर्स लिस्ट से, मतलब किसको डाला जाए, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, उन सब चीज़ों से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट डील करता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख लेते हैं। सेक्शन 16 जो है वो बताता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स के बारे में, कि भाई अगर कोई सिटीज़न नहीं है इंडिया का, या फिर वो किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, या फिर वो अनसाउंड माइंड का है, ये 3-4 क्राइटेरिया होते हैं उसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, फिर उसका नाम उस इलेक्टोरल रोल में नहीं आएगा। सेक्शन 19 जो है वो एलिजिबिलिटी बताता है कि भाई कौन कौन एलिजिबल है। जैसे वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का होना चाहिए जिसमें वो वोट डालने वाला है, वो अबव 18 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए अंडर आर्टिकल 326, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सेक्शन 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो प्रिपेयर करे और रिवाइज कर सकता है इलेक्टोरल रोल्स। इसी वजह से वो SIR कर रहा है, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है इलेक्टोरल रोल्स का, ठीक है। क्योंकि सेक्शन 21 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट उसे ये पावर देता है। इसी जो मुद्दे को लेकर एक केस हुआ था, और उस केस का नाम था मोनिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये 1977 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाँ, अंडर आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर है कि वो इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड जो भी उचित चीज़ें हैं, जो भी उचित उसे करना लगता है, वो चीज़ें कर सकता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर अंडर आर्टिकल 327 मतलब पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है, और अंडर आर्टिकल 328 जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड, अगर कोई लॉ नहीं बना हुआ तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो उचित स्टेप्स ले सकता है उस समय, इलेक्शन प्रोसेस के समय, जो भी उसे ठीक लगता है, ठीक है। तो ये एक केस था मोनिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 1977 का केस था। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज़ से रिलेटेड। अब सेकंड जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि जो CIC है हमारी, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, वहाँ पे एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट वैकेंट है, और 8 अदर कमिश्नर्स की जो पोस्ट है वो वैकेंट है। मतलब सिर्फ 2 पोस्ट ही फिल्ड है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ठीक है, उसके अंडर बनाई गई ये बॉडी है, और वहाँ पे जो है वो ऐसी हालत चल रही है। अब थोड़ा सा ना इसकी चीफ इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन है क्या। तो तो क्या हुआ था कि एक एक्ट आया था, RTI एक्ट, जिसे हम बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत ये बोला गया था कि जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के बारे में, या फिर जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी है, वो सिटीजन्स को उपलब्ध करवाए जा सकते हैं इस एक्ट के द्वारा, ठीक है। और उसी एक्ट के अंडर, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर, ये बॉडी बनाई गई थी जिसे हम कहते हैं चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन। RTI में एक्ट 2005 में इतनी ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश की गई थी कि ऐसे बोला जाता था कि जो जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के बारे में पार्लियामेंटेरियंस को पता है, मतलब या फिर MPs जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको पता है, वही क्लोज टू इन्फॉर्मेशन जो है सिटीजन्स को भी प्रोवाइड होनी चाहिए कि एग्जीक्यूटिव उस समय क्या काम कर रही है। एग्जीक्यूटिव मतलब हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं और जो मंत्रिपरिषद है वो, ठीक है। तो जो PM है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी सरकार है, वो क्या क्या काम कर रही है, उसके लिए पारदर्शिता बनाने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था। और उसी के तहत सेक्शन 12 के अंडर CIC मतलब चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन ये देखता है या ये निश्चित करता है कि अगर किसी सिटीज़न ने RTI के तहत कोई जानकारी मांगी है किसी भी सरकारी संस्थान के बारे में, जो अंडर RTI एक्ट में अवेलेबल हो सकती है,
और उसे वो जानकारी लेट से अवेलेबल हुई है, या कोई मतलब उसे डिनाई कर दिया गया है, या फिर उससे दिक्कत आ रही है, मतलब जो भी है, ठीक है, उसको बहुत ही डिले किया जा रहा है प्रोसेस को, तो वो जो है वो सीआईसी में शिकायत कर सकता है उस पर्टिकुलर अधिकारी के अगेंस्ट जिसने ये सब मतलब वो किया है, उसे डिनाई किया है या इंफॉर्मेशन रोकी है। और चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन वो शिकायत सुनेगी और उस पर नेसेसरी स्टेप्स ले सकती है। ठीक है, इस वजह से ये चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया था, क्योंकि एक एपिलेट बॉडी है, ठीक है, एक शिकायत सुनने की संस्था है अगेंस्ट जो भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर जो भी अधिकारी लोग हैं, या जो भी ये हैं पब्लिक ऑफिस में जो लोग कार्यरत हैं, जो भी इस चीज़ से डील करते हैं, उनके अगेंस्ट वो शिकायत सुनती है। ठीक है, ग्रीवेंसेस सुनने के लिए एक बॉडी है। इसमें होता क्या है, इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और 10 अदर कमिश्नर्स होते हैं। ये सेक्शन 12 से एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, सेक्शन 13 में इसमें कंडीशन ऑफ सर्विस है। कंडीशन ऑफ सर्विस मतलब जो टेन्योर है, सैलरी है, वो सब सेक्शन 12 में है सीआईसी में। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर को जो सेलेक्ट करते हैं, या जो भी उनको इलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए एक बॉडी फॉर्म होती है। ठीक है, एक कमीशन फॉर्म होता है, और उस कमीशन के जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं। ठीक है, पीएम होते हैं उसके हेड। फिर दूसरा जो मेंबर होता है उस कमीशन का, वो होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, जो लोकसभा का होता है। और उसके बाद जो पीएम एक कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर, ये तीनों मिलके, ये 3 लोगों का एक कमीशन होता है, वो तीनों मिलके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को इलेक्ट करते हैं। तो इस कमीशन के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है, और बाकी कमिश्नर्स को भी उन्हीं के रिकमेंडेशन पे, सीआईसी के रिकमेंडेशन पे ये लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो मोहर लगाते हैं, इलेक्ट प्रेसिडेंट साहब के द्वारा किया जाता है, बट इस कमीशन की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट जो है सीआईसी को इलेक्ट करते हैं, या फिर सीआईसी का क्यू को पोस्ट पे मतलब लाते हैं। अब कुछ अलग सेक्शंस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें 18 से 20, क्योंकि ये सीआईसी की पावर्स डिसाइड करता है, जो कि एक एपीलेट बॉडी है, जिसके तहत वो किसी भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर उसने अपना काम ठीक से नहीं किया है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई है सही से, तो उसको सज़ा दे सकता है। उसके लिए वो कुछ प्रावधान बने हुए हैं। अच्छा, वैसे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, लेकिन लेकिन उसको एक तरह का थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट भी है। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट कैसे है, जो हमारा पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट से जो डील करता है। ठीक है, फ्रॉम आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक, उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 19, और वो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट क्या बोलता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू इंफॉर्मेशन को डाला जा चुका है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है, मतलब एक फंडामेंटल राइट का पार्ट है, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो एक तरह से आर्टिकल 19 प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि एक आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट आया है 2019 में। तो उसके तहत क्या कर दिया गया है कि पहले जो था, तो जो सैलरी, टेन्योर, जो सीआईसी और अदर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का जो डिसाइड होता था, वो बाय लॉ डिसाइड होता था। ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड करती थी बाय लॉ। लेकिन अब ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के अंडर है। ठीक है, जो भी इनकी सैलरी, टेन्योर और अदर जो भी वो चीज़ें होंगी, वो एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करेगा। और इस जो अमेंडमेंट से ये जो प्रोविज़न डाला गया है, इसने ट्रांसपेरेंसी को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस अमेंडमेंट से जो टेन्योर है या फिर जो सैलरी वगैरह है, वो इनकी, और जो इनकी रिटायरमेंट की एज है, वो डिसाइड की गई है कि अप टू 65 ईयर्स या अप टू 3 ईयर्स मैक्सिमम। मतलब कोई भी सीआईसी या अदर जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, वो 3 साल तक या फिर 65 साल की उम्र तक उस पद पर कार्यरत रह सकते हैं। ठीक है, ये इसने आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने प्रोविजन डाला है। ठीक है, अप टू 65 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स मैक्सिमम, 65 या 3।
ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। डोगरी लैंग्वेज को वर्ज ऑफ बीइंग एंडेंजर्ड बोला जा रहा है, ठीक है। लैंग्वेजेस का जो पार्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 343 से 351 में दिया हुआ है, ठीक है। और आर्टिकल 351 से लेके 343 से लेके 351 में पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेजेस से रिलेटेड। 8 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। वहाँ पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। उन्हीं ऑफिशियल लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज है डोगरी लैंग्वेज। डोगरी लैंग्वेज को 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला था और ये उन फिर 22 लैंग्वेजेस में आ गई है। बट अब ये एंडेंजर होने की कगार पे है। कोई भी लैंग्वेज एंडेंजर क्यों होती है? कोई भी लैंग्वेज एंडेंजर जब होती है जब उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग उस लैंग्वेज को छोड़ के कोई दूसरी लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल लैंग्वेज है। जैसे सपोज करिए डोगरी वाले लोग अब डोगरी बहुत कम बोलकर हिंदी या इंग्लिश का यूज़ ज़्यादा करना मतलब ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं डोगरी के बजाय। तब वो जो कल्चरल जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा कम होने लग जाती है, ठीक है। अब क्या है कि यूनेस्को जो है एक लैंग्वेज वाइटलिटी स्केल निकालता है, ठीक है। तो यूनेस्को का जो लैंग्वेज वाइटलिटी स्केल है ये लैंग्वेजेस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला है सेफ, दूसरा है वनरेबल, तीसरा है डेफिनेटली एंडेंजर्ड, चौथा है सिवियरली एंडेंजर्ड और फिर पांचवा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। डोगरी जो है वो भी एंडेंजर होने की कगार पे आ चुकी है। कारण मैंने आपको इसका बता ही दिया है कि कई बार क्या होता है कि मतलब क्योंकि आजकल जो है लोग ना थोड़ा शो ऑफ की तरफ भी जा रहे हैं और सोशली जैसे आप देख रहे हैं तो इंग्लिश का प्रचलन भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वही बात है ना कि जब अब वो लोग ना दूसरी लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, खुद की लैंग्वेज बोलना कम कर देते हैं, तो वो अपने आप से जो है एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने अभी आपको बताया कि पार्ट 3 के अंडर हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। उसी में एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1। आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1 बोलता है कि कोई भी ग्रुप हो, ठीक है, उसे अपनी एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। एक बार फिर सुनिए, आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1 बोलता है कि कोई भी ग्रुप है उसे अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व और प्रिजर्व करने का पूरा अधिकार है, ठीक है। तो ये एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देता है किसी भी लैंग्वेज को, ठीक है। तो एक कोई भी ग्रुप है उसकी अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है, तो उसे हक है कि वो अपनी लैंग्वेज को या फिर अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके या कंजर्व कर सके, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्टिकल 343 से 351 मैंने आपको बता दिया। पार्ट 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील करता है लैंग्वेजेस से, ठीक है। 8 शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आर्टिकल 350 और आर्टिकल 350 के दो क्लॉज हैं, एक आर्टिकल 350A और आर्टिकल 350B। आर्टिकल 350A जो स्टेट्स है ना, स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स मतलब जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान एक्सेट्रा, उनको ये आदेश देता है या उनको ये करने को बोलता है कि वो जो है प्राइमरी एजुकेशन दे वर्नाकुलर लैंग्वेज में, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन दे जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है ना उसमें, ताकि वो लैंग्वेज जो है वो कंजर्व रहे। आर्टिकल 350A ये बोलता है और आर्टिकल 350B बोलता है कि एक कोई स्पेशल ऑफिसर हम इसके लिए अपॉइंट कर सकते हैं उस लैंग्वेज को देखने के लिए। तो आर्टिकल 350A और B दोनों इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट्स को ये आदेश देते हैं कि वो प्राइमरी जो एजुकेशन है वो अपने लोकल लैंग्वेज में दे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इससे रिलेटेड। अच्छा, कुछ सेंटर ने भी, हमारी जो सरकार है उसने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं इसको जो है इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए कि भाई अब लैंग्वेजेस हमारी जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं या एंडेंजर होने के कगार पे हैं उनको बचाया जा सके। तो उसके लिए ये SPPEL ये एक स्कीम है। ये कैसी स्कीम है कि स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, ठीक है। तो SPPEL क्या है कि स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। ये कौन गठित करता है, कौन देखता है इस चीज़ को? तो ये करता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, जो मैसूर में है,
ये एक सेंट्रल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जो कह लें स्कीम कह लें या एक स्टेप है उनके द्वारा, ताकि जो लैंग्वेजेस हैं जो एंडेंजर्ड होने के कगार पे हैं, उनको बचाया जा सके। और वैसे भी लोगों को जागरूक होना चाहिए कि जो उनका कल्चर है वो उनको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, कहीं आप लोग जा रहे हैं, जैसे कोई फॉरेन जाता है या कहीं जाता है तो वो दूसरी लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो कल्चर है या लैंग्वेज है उसको छोड़ ही दें या उसको भूल जाए, नहीं, उसको भी रखिए और जो नई चीज़ है ठीक है उसको भी करिए। तो दोनों तरीके से हमारा जो कल्चर है वो बचा रह सकता है, लैंग्वेज जो है बची रह सकती है। अच्छा, एक इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजीनियस ये इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, ठीक है। ये इंटरनेशनल डेकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, ये यूनेस्को द्वारा ही चलाया गया है, ठीक है। ये एक स्टेप यूनेस्को द्वारा लिया गया है, जिसमें क्या होता है कि 2022 से 2032 तक जो भी इंडिजीनियस लैंग्वेजेस हैं जो एंडेंजर्ड होने की कगार पे हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। उनको प्रमोट किया जाएगा, जो भी लैंग्वेजेस एंडेंजर्ड होने की कगार में हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंटरनेशनल डेकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 2022 से 2032, और ये यूनेस्को का ही एक प्रोग्राम है, ठीक है। ये यूनेस्को का ही एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। ये इंडिया से रिलेटेड ही है इम्पॉर्टेंट न्यूज़। अभी क्या हो रहा है ना कि राजस्थान स्टेट है या फिर जो वेस्ट वाले स्टेट हैं और जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं जो साउथ में हैं, स्पेशली जो ईस्ट वाले कोस्टल एरियाज़ हैं जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वहाँ पे क्या है कि वापस से बारिश स्टार्ट हो गई है, ठीक है। मॉनसून जो होता है ना इंडिया में, वो हम देखते हैं दो तरीके का होता है, ठीक है। एक तो वो जब आता है तो उसकी दो ब्रांच में वो आता है, एक अरेबियन सी ब्रांच होती है, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है, ठीक है। और वो जो आता है वो मेडागास्कर के पास में जो सी है वहाँ से जो है जो जेट स्ट्रीम्स है वहाँ से उसको लेकर आती हैं पानी को, और फिर यहाँ पे मॉनसून करीब करीब 1 जून के आसपास वो आ जाता है। और पहले वो यहाँ से अरेबियन सी ब्रांच में बारिश करता हुआ वेस्टर्न घाट्स के अलोंग, ठीक है, और वो ऊपर की तरफ जाता है और वो बे ऑफ बंगाल की तरफ चला जाता है, और जहाँ पे जो राजमहल हिल्स का पार्ट है, गारो खासी जयंतिया, वहाँ पे वो अच्छी खासी बारिश करता है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में सिक्किम के। और सबसे ज़्यादा बारिश भी वर्ल्ड में हमारे इंडिया में ही होती है, मौसिनराम नाम से जगह है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे होती है। तो ये जो हमारा मॉनसून है इस तरह से स्टार्ट होता है इंडिया में। एक अरेबियन सी ब्रांच होती है, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है। उसके बाद क्या होता है कि एक तो हो गया ये, और एक होता है हमारा रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। एक होता है हमारा रिट्रीटिंग मानसून। तो मानसून तो मैंने आपको बता दिया कि दो ब्रांचेस हो गई, एक तो अरेबियन सी वाली आती है जो जेट स्ट्रीम्स लेकर आते हैं मेडागास्कर के आसपास जो समुद्र है वहाँ से, ठीक है, और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है जो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे करती है, मौसिनराम में, ठीक है, इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में। अब एक रिट्रीटिंग मानसून होता है, जो रिट्रीटिंग मानसून होता है ये करीब करीब आता है इसी टाइम, ठीक है, अक्टूबर नवंबर के समय यही रिट्रीटिंग मानसून आता है। और ये रिट्रीटिंग मानसून जो है ये कर्नाटका के वेस्टर्न, कर्नाटका के ईस्टर्न पार्ट में और तमिलनाडु में और जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे बारिश करता है ये, ठीक है। उन 3 जगह के लिए रिट्रीटिंग मानसून रिस्पॉन्सिबल है बारिश करने के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एक साइक्लोन जनरेट हुआ है बे ऑफ बंगाल में। उस साइक्लोन का नाम है साइक्लोन मोंथा, ठीक है, उस साइक्लोन का नाम है साइक्लोन मोंथा। इस साइक्लोन की वजह से मतलब राजस्थान में जो वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स हैं, ठीक है, पंजाब में, राजस्थान में, यहाँ पे आसपास भी जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी या यूँ कह लें थोड़ी थोड़ी बारिश देखने को मिल रही है, और टेम्परेचर काफ़ी गिरा है, ठीक है। साइक्लोन आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के पास आ रहा है, लेकिन कितना दूर तक उसका अफेक्ट हो रहा है। आंध्र प्रदेश के पास में एक जगह है जिसका नाम है काकीनाडा। काकीनाडा में ये साइक्लोन मोंथा बना है और आंध्र प्रदेश के कुछ कोस्ट में इसने हिट किया है। विशाखापट्टनम से कुछ 500 किलोमीटर की दूरी पर ये था ये, ठीक है, बट अब इसके ज़्यादा खतरनाक होने के चांसेस हैं उनके लिए, ये बढ़ेगा। तो वहाँ पे जितने भी ज़िले हैं जो कोस्टल एरियाज़ में डिस्ट्रिक्ट्स हैं आंध्र प्रदेश की, उनको थोड़ा सा इससे खतरा हो सकता है। साइक्लोन का नाम है मोंथा, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा।
ये जो मैंने आपको चीज़ बताई, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में डिवाइडेड है हमारा मॉनसून। ये सब हम लोग जब, मैं आप लोगों को जो भी अभी लेक्चर्स बताऊंगा आगे, जो भी मैं लेक्चर्स आप लोगों के लिए बना के लाऊंगा, और हम लोग तो उसमें जब अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना जीके के, जैसे अभी पहले हिस्ट्री ख़त्म होगी फिर हम ज्योग्राफी करेंगे, तब वैसे भी मैं आपको बताऊंगा उस जगह कि हाँ ये मॉनसून है, किस तरह से आता है, क्या है। लेकिन अभी आप लोग क्योंकि करंट अफेयर्स हम पढ़ ही रहे हैं, तो क्यों ना साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लें, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मॉनसून एक, और वैसे भी ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो साइक्लोन मोन्था का मैंने देखा था, तो मैंने सोचा आज इसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में ब्रांच डिवाइड होती है मॉनसून की, और एक रिट्रीटिंग मॉनसून भी होता है। तो साइक्लोन का नाम है मोन्था, आंध्र प्रदेश के कोस्ट में ये आया है और काकीनाडा के पास आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। न्यू कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, जो कि अमरावती डिसाइड की गई है। अमरावती में बहुत इम्पोर्टेंट जो हैं डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इससे बहुत अच्छी सिटी बनाने का ट्राई किया जा रहा है, ताकि एक मॉडल प्रोजेक्ट हो, बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी इससे कुछ सीख पाएँ। और तीन इम्पोर्टेंट यहाँ पे बिल्डिंग्स को बनाया जा रहा है। वो कौन कौन सी है? एक तो स्टेट असेंबली है आंध्र प्रदेश की। जो स्टेट असेंबली है ना आंध्र प्रदेश की, उसे कोहिनूर शेप का बनाया जाने का ट्राई किया जा रहा है अमरावती में। कोहिनूर जो है, अमरावती जो जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक जगह है, उसका नाम है गुटनूर, ठीक है, उसका नाम है गुंटूर। गुंटूर नाम की एक जगह थी, वहाँ से 35 किलोमीटर, कहाँ से? अमरावती से 35 किलोमीटर दूर एक जगह थी अमरावती से, गुंटूर नाम से। वहाँ पे पहली बार कोहिनूर हीरा जो है वो मिला था, ठीक है। कोहिनूर हीरा वहाँ पे गुंटूर में सबसे पहले मिला था। इस वजह से इस वजह से जो है, उसे सिंबलाइज करने के लिए जो विधानसभा है आंध्र प्रदेश की नई वाली स्टेट असेंबली है, उसे उसी शेप का बनाया जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना आप, ठीक है। जो हाई कोर्ट, जो और जो दूसरी बिल्डिंग है, जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है जो अभी अमरावती में बनने वाली है, वो हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट जो है वो बौद्ध रिलीजन को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, बौद्ध रिलीजन को जो है प्रमोट करने के लिए, वो बौद्ध स्तूपा के शेप में बनाया जा रहा है। स्तूपा क्या होते हैं? स्तूपा जो है, वो जो बुद्धा थे, ठीक है, उनको, उनकी डेथ को डिनोट करने के लिए वो बनाए गए थे। लेकिन स्तूपा एक बौद्ध जो है धर्म है, उसके लिए एक एक सिंबल है, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट सिंबल है। और उसमें वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट सा होता है वो। अ, हम जब आगे देखेंगे हिस्ट्री में तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो उसमें क्या है कि उसी को सिंबलाइज करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, जो हाई कोर्ट है वो स्तूपा के शेप का बनाया जा रहा है, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अब तीसरी जो बिल्डिंग है, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जो सेक्रेटरीट है, वो जो है, जो सेक्रेटरीट है, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से ये लोग बना रहे हैं। हम्म, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव टावर भी बोलेंगे, ठीक है। ये एक 20 मंजिल से ज़्यादा इसमें मंजिल होंगी, और ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है हमारा, उसमें आंध्र प्रदेश में अमरावती में एक बिल्डिंग रहेगी। एक और चीज़ आप देख लें कि जो बौद्ध धर्म है वो दो सेक्ट में डिवाइड हो गया था, ठीक है। एक तो हीनयान था, एक महायान था। हीनयान जो है, और एक क्या था कि मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ इसके बारे में, कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है। 4, मैंने सोचा था मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ लग देता हूँ मैं, एक सेकंड, ठीक है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी। जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ठीक है, वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ठीक है, 78 AD के अराउंड हुई थी। और उस टाइम जो कुषाण रूलर थे, कनिष्क, ठीक है, उन्होंने इसको पैटर्नाइज किया था। जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी 78 AD के अराउंड, ठीक है। उस बुद्धिस्ट काउंसिल में ये डिसीजन लिया गया था कि
दो सेक्ट में डिवाइड होगा बौद्ध धर्म। एक तो होगा हीनयान, ठीक है, और एक होगा महायान। जो हीनयान सेक्ट है ये मूर्ति पूजन में नहीं मानते हैं, ठीक है, ये आइडल वर्शिप नहीं करते हैं, मूर्ति पूजन में नहीं मानते हैं। ये जो है गौतम बुद्ध को या गॉड जो है बुद्धा, उनको फॉर्मलेस मानते हैं, ठीक है, उनको एक डिवाइन स्पिरिट का रूप मानते हैं, फॉर्मलेस मानते हैं। लेकिन जो महायान सेक्ट है वो आइडियल वर्शिप में मानते हैं, ठीक है। और ये जो महायान सेक्ट है ये आपको देखने को मिलेगा चाइना, थाईलैंड, ठीक है, जो साउथ ईस्ट एशिया वाले देश हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सादा महायान वाला। और हीनयान वाला जो सेक्ट है वो श्रीलंका या जो साउथ इंडिया है वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, जो फॉर्मलेस जो है आइडियल फॉर्मलेस जो हैं गॉड बुद्धा उनको मानते हैं और आइडियल वर्शिप में नहीं मानते हैं। हीनयान और महायान इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ध्यान रखना, ठीक है। और ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसे पैटर्नाइज किया था कुषाण रूलर कनिष्क ने, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट आज के हिसाब से जो करंट अफेयर्स हैं वो थे। एक और हमारा रह रहा है, ठीक है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ का, वो हम देख लेते हैं। उससे पहले ये हीनयान और महायान का आप लोग ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हीनयान सेक्ट को ही या फिर हीनयान में जो बौद्ध धर्म में जो हीनयान है उसी को प्रमोट करने के लिए ये स्तूपा और वो अमरावती में बनाया जा रहा है। एक न्यूज़ और इम्पोर्टेंट है कि कैमरून, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक देश है कैमरून, वहाँ पे हुए थे अभी इलेक्शंस, चुनाव हुए थे और वहाँ पे 8th टाइम प्रेसिडेंट बने कैमरून के पॉल लिबिया, 8th टाइम, जो कि इस समय 92 ईयर्स के हैं, जो वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड है। इनसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट है, इनसे ओल्ड प्रेसिडेंट अभी कोई नहीं है वर्ल्ड में, ठीक है। तो पॉल लिबिया 8th टाइम प्रेसिडेंट ऑफ कैमरून अफ्रीका इज़ 92 ईयर्स ओल्ड और ये 100 साल के हों जब तक ये प्रेसिडेंट के पद पर बने रह सकते हैं। 8th टाइम प्रेसिडेंट बने, अपने आप में एक हिस्टोरिकल चीज़ है ये, ठीक है। तो आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, करंट अफेयर्स थे, ये इस लेक्चर में होते हैं ख़त्म, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो जो इम्पोर्टेंट थे वही मैंने यहाँ आपको बताया है और वही मैं आप लोगों को बताऊँगा। जो भी लेक्चर्स करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे यहाँ पे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हम लोग देखेंगे और उसके साथ में उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने आपको आज दिया वो हम लोग करेंगे, ठीक है। बाकी जो जीके का जो पार्ट है उसमें जो भी मैं लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा वो ट्रिक्स में, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के हिसाब से ही होंगे, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से होंगे और उसमें ट्रिक्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेगी ताकि आप लोग वो भी आसानी से मेमोराइज कर पाएँ। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा। कोई डाउट हो किसी चीज़ से रिलेटेड तो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।